हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट 2, जहां हम पार्ट 1 के आगे की महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। यह टॉपिक एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, पुलिस डिफेंस और सभी वनडे एग्जाम में सीधे सवालों में पूछा जाता रहा है। इस लेक्चर में हम जानेंगे विधानसभा की पावर्स, विधान परिषद की विशेषताएं, मनी रूल से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, परीक्षा में आने वाले ट्रिकी पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट 2। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने विधानसभा के सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर पदरिक्तता को हम देख रहे थे। उसी को आगे हम बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 190 है, 190 है, वो अनुपस्थिति पर पदरिक्ति की बात करता है। पोस्ट वैकेंट ड्यू टू एब्सेंस। इसमें कहा जाता है कि यदि राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, अगर वो 60 दिन की अवधि यानी 2 माह की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, तो उस स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। यानी कोई एमएलए है, अगर वो लगातार 60 डेज तक विदाउट द परमिशन ऑफ हाउस अगर वो एब्सेंस रहता है, तो उसकी सीट जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी वैकेंट, यानी रिक्त घोषित कर दी जाएगी। तो पहला ये बताया गया है। इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जिसके द्वारा किसी एमएलए की सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा? तो पहला, अगर वो दोहरी सदस्यता पर आ जाए, यानी कि वैकेंसी ऑफ ड्यूअल मेंबरशिप। अब ये क्या होता है? तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक राज्य के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति दोनों सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य अगर चुन लिया जाए, तो उसे किसी एक सदन से अपना पद रिक्त करना होगा। अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द स्टेट इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस, लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ही मस्ट वैकेंट हिज सीट इन वन हाउस। सेकंड कहता है कि यदि एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। इसमें बताया गया कि एक ही राज्य में वो डबल हाउस यानी कि विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता है। इसमें कहा गया है कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों यानी एमपी और यूपी में विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसे एक राज्य के विधानमंडल से त्यागपत्र देना होगा। यदि ऐसा नहीं, तो दोनों राज्यों से उसके विधानमंडल से उसका पद जो है वो रिक्त हो जाएगा, है ना। अ पर्सन शेल नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ टू और मोर स्टेट्स इफ अ पर्सन इज चूजन एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ टू और मोर स्टेट, ही शेल रिजाइन फ्रॉम द लेजिस्लेचर ऑफ वन ऑफ द स्टेट। ठीक है ना। फेलिंग विच द सीट शेल बी डीम्ड टू हैव बिकम वैकेंट इन द लेजिस्लेचर ऑफ बोथ द सीट्स। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा के लिए, मान लीजिए मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए भी चुन लिया गया और उत्तर प्रदेश, तो उसको किसी एक विधानसभा से अपना त्यागपत्र देना होगा, अदरवाइज दोनों जगह से उसकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। नेक्स्ट बताते हैं, अगर एक ही सदन की दो सीटों पर चुन लिया जाए। अब क्या कह रहे हैं कि इफ अ पर्सन इलेक्टेड टू सीट्स इन द सेम हाउस, मान लीजिए मध्य प्रदेश विधानसभा में ही वो दो जगह से चुन लिया जाए किसी, या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किन्हीं दो जगह से उसको चुन लिया जाए, तो उसे किसी एक सीट से अपना पद रिक्त करना होगा, अन्यथा दोनों से उसके पद रिक्त माने जाएंगे। ही विल हैव टू वेकेट वन द सीट्स, अदरवाइज बोथ विल बी वैकेंट। और फोर्थ कहता है, यदि विधानमंडल का सदस्य संसद का सदस्य चुना जाता है, तो 14 दिन के भीतर त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा संसद का सदस्य उसका जो है वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। If a member of the legislature is elected as a member of parliament, he will have to resign within 14 days, otherwise he will not remain a member of parliament। अब इसमें देखिए चार पॉइंट्स में क्या क्या बातें की गई हैं। पहले कहा गया है, पहले वाले पॉइंट में, कि वो विधानसभा और विधान परिषद के लिए अगर चुन लिया जाए, तो किसी एक से उसको त्यागपत्र देना होगा। दूसरे में कहा गया है कि वो दो राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुन लिया जाए। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, मान लो एमपी या यूपी, तो किसी एक से रिजाइन देना होगा, अदरवाइज दोनों से उसकी सीट समाप्त हो जाएंगी। थर्ड कहता है कि एक ही राज्य की एक ही राज्य की अगर वो दो विधानसभा सीटों से चुन लिया जाए, तो उसे किसी एक से रिजाइन देना होगा, अन्यथा दोनों से उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और चौथा कहता है कि वो विधानसभा का तो सदस्य ही, इसके साथ ही वो पार्लियामेंट का सदस्य अगर चुन लिया जाए, तो 14 दिन के भीतर उसको बताना पड़ेगा कि विधानसभा का रहना चाहे या संसद का। 14 दिन के बाद उसकी संसद की सदस्य रद्द हो जाएगी। ये चार पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा और क्या प्रोविजन होते हैं, तो देखिएगा, किसी सदस्य को सदन में अपना पद रिक्त करना पड़ेगा यदि अ मेंबर शेल वेकेट हिज सीट इन द हाउस इफ, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर होता है, या इन लैब का पद धारण कर लेता है, या विकृतिचित या दिवालिया घोषित हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, या अनसाउंड माइंड हो जाए, या वो वॉलेंट्री किसी अन्य देश की
सिटीजनशिप को एक्वायर कर ले, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका निर्वाचन जो है वो शून्य या अवैध घोषित कर दिया जाए, इलीगल या वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, या विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा उसका त्यागपत्र जो है वो स्वीकृत कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए उसका, या वो राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाए, या वो किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो जाए। ऐसी सभी परिस्थितियों में उसका पद रिक्त उसको करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है दल बदल। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर भी किसी व्यक्ति के सीट को जो है खाली कराया जाता है। कैसे? तो पहले तो दल बदल जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था, यानी 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। संविधान के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य को हटा सकते हैं यदि वह 10वीं अनुसूची में उल्लिखित उपबंधों का उल्लंघन करता है। यानी कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन बी रिमूव्ड ऑफ इफ ही वायलेट द प्रोविजंस मेंशन्ड इन द 10th शेड्यूल। तो 10वीं अनुसूची में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, अगर वो उनका उल्लंघन करता है तो उसको हटा सकते हैं। अब जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसने जिस दल के टिकट से निर्वाचित हुआ है, अगर निर्वाचन के बाद उस दल से त्यागपत्र दे दे तो उसको हटा दिया जाएगा। इफ द इलेक्टेड मेंबर रिजाइन फ्रॉम द पार्टी ऑन हुज टिकट ही वॉज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन। अब यदि उसको दल से निकाल दिया जाए तो उस पर दल बदल लागू नहीं होगा, यानी उसको ही हटा दिया गया हो, पार्टी के द्वारा निष्कासित कर दिया गया हो, तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं हटाया है और वो निर्वाचित होने के बाद अगर त्यागपत्र दे देता है तो उसको दल बदल के तहत ठहराया जाएगा। नेक्स्ट, यदि सदस्य द्वारा दल से प्राप्त दिशा निर्देशों के विरुद्ध मतदान किया जाए या निर्देशों के बावजूद मतदान में भाग ना ले तो दल बदल कानून का दोषी माना जाएगा। मान लीजिए कि पार्टी के जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता है और उनके विरुद्ध वोट करता है, अगेंस्ट वोट करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको दल बदल का गिल्टी मान लिया जाएगा। यदि कोई निर्दलीय सदस्य है, वो निर्वाचन के बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, तो वो दल बदल का दोषी माना जाएगा। यानी कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, ज्वाइन एनी पार्टी आफ्टर इलेक्शन, ही विल बी कंसिडर्ड अ वायलेटर ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मनोनीत सदस्य, वो मनोनयन के 6 माह के अंतर्गत किसी दल की सदस्यता ले लें तो वह दोषी नहीं माना जाएगा, लेकिन 6 माह के बाद लेते हैं तो दोषी माने जाएंगे। अगर जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं टेक्स मेंबरशिप ऑफ एनी पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ नॉमिनेशन, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड गिल्टी। इफ टेकन आफ्टर 6 मंथ ही विल बी कंसिडर्ड गिल्टी। ये कुछ दल बदल के प्रावधान हैं कि कब कोई व्यक्ति दल बदल के अकॉर्डिंग दोषी माना जाएगा। अब देखिए, दल बदल कानून की प्रक्रिया क्या है, कार्यवाही की प्रोसेस क्या है। तो पहला तो दल बदल की स्थिति में दल के अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को 15 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है ना। द पार्टी प्रेसिडेंट गिव्स 15 डेज टू प्रेजेंट हिज साइड, अपना पक्ष रखने के लिए। यदि दल के अध्यक्ष को उचित कारण लगे तो वह माफ भी कर सकता है। इफ द पार्टी प्रेसिडेंट फाइंड द रीजन अप्रोप्रिएट ही कैन ऑल्सो पार्डन। अगर माफ नहीं किया तो 15 दिन के बाद सदन के अध्यक्ष को यह निर्णय, सदन का जो अध्यक्ष वह यह निर्णय करता है कि दल बदल का दोषी है या नहीं। इफ पार्डन इज नॉट ग्रांटेड देन आफ्टर 15 डेज द स्पीकर ऑफ द हाउस डिसाइड्स वेदर द पर्सन इज गिल्टी और डिफेक्शन और नॉट। मतलब ये बताते हैं कि वो गिल्टी है या नहीं, मतलब अगर कोई व्यक्ति दल बदल के तहत दोषी है या नहीं, इसका निर्धारण अध्यक्ष करता है विधानसभा का। यदि दल बदल का दोषी पाया जाए तो उसे सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष, जो ये दल बदल है, ये अध्यक्ष की अर्ध न्यायिक शक्ति है, क्वासी जुडिशियल पावर है, याद रखेंगे आप। अध्यक्ष द्वारा दिए गए इस निर्णय को न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कोर्ट के द्वारा। तो ये दल बदल की प्रक्रिया है। अब दल बदल लागू किस पर नहीं होता है, अभी हमने देखा था। ऐसा कोई सदस्य जिसको अध्यक्ष चुन लिया जाए, तो ध्यान रखेंगे दल बदल सभी सदस्यों पर लागू होगा लेकिन अध्यक्ष पर नहीं। यदि किसी पार्टी का 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ देते हैं तो उन पर नहीं होगा, यानी 2/3 मेंबर्स ऑफ अ पार्टी लीव द पार्टी देन द एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन देम। और यदि किसी सदस्य को पार्टी से निष्कासित कर दें तब भी उस पर लागू नहीं होगा। और यदि मनोनीत सदस्य 6 माह के अंतर्गत पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लें तो उन पर भी नहीं होगा। तो ये बेसिकली हमने देखा कि कब कब पद रिक्त होगा। अब पद रिक्त होने की एक कंडीशन और है जिसमें आता है अपना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसमें भी कुछ निर्योग्यताएं बताई गई हैं कि कब व्यक्ति का पद खाली माना जाएगा। पहला बताया गया कि मानसिक तथा आर्थिक दिवालिया हो जाए, बी डिक्लेयर्ड मेंटली एंड फाइनेंशियली बैंकरप्ट। इसके अलावा अदालत द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा उसको दे दी जाए, ही हैज बीन जो है सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट फॉर मोर देन 2 years। भ्रष्टाचार या देशद्रोह का दोषी हो, गिल्टी करप्शन। इसके अलावा निर्धारित समय सीमा में वो चुनावी खर्च संबंधित विवरण प्रस्तुत करने में अक्षम रहा हो, नॉट सबमिटिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर डिटेल्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिटेड। इसके अलावा भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सेवा से उसको हटाया गया, हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस ड्यू टू करप्शन। इसके अलावा वो व्यक्ति सती प्रथा, छुआछूत या दहेज जैसे सामाजिक अपराधों के लिए भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
अगर उसने कैन बी डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर सोशल क्राइम्स लाइक सती प्रथा, अनटचेबिलिटी एंड डाउरी, इनसे रिलेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आता है 178, इसमें अध्यक्ष विधानसभा का और उपाध्यक्ष की बात की गई है। हालांकि इनको हम जब पार्लियामेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां से और इनको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। अभी थोरली हम जल्दी जल्दी से आर्टिकल देख लेते हैं। तो विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष 178 में, प्रत्येक राज्य की विधानसभा शीघ्र अपने में से 2 सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनेगी। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल इमीडिएटली इलेक्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट इटसेल्फ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अब जब ये दोनों किसी कारणवश रिक्त होंगे, तब तब विधानसभा अपने में से किसी सदस्य को इन पदों के लिए चुन लेगी। ये परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद रिक्त होना, उनका पद से हटना या पद से त्याग देना, ये है यानी वैकेंसी, रिजाइनेशन एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर 179 में है ये। तो वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो अपना पद रिक्त कर देगा। इफ ही विल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा अध्यक्ष का त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है ना। स्पीकर रिजाइन देता है डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर देता है स्पीकर को। विधानसभा के सदस्यों द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना देकर संकल्प लाया जाता है। इसके लिए भी ध्यान रखना 14 डेज प्रायर नोटिस चाहिए अगर उसको हटाना है, और इसको सामान्य बहुमत से हटाते हैं, नहीं जनरल जो सिंपल मेजोरिटी होती है उससे हटाते हैं। जब किसी विधानसभा का विघटन होता है तो विघटन के बाद अगली विधानसभा के प्रथम अधिवेशन तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। ये बताया गया कि कब तक वो अपने पद पर रहेगा। तो व्हेन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व एंड द स्पीकर कंटिन्यूज इन हिज पोस्ट टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके पद तक। तो 179 में ये है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 180। 180 में क्या है, तो कोई अध्यक्ष के पद कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्तियां, बेसिकली पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर। मतलब अब मान लो ये अध्यक्ष के पद पर ये लोग कब काम करेंगे, तो जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष के द्वारा, और यदि उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो राज्यपाल इस प्रयोजन हेतु जिस व्यक्ति को सही समझेगा उसको नामित कर देगा। तो क्या कह रहे हैं, व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट द डिप्टी स्पीकर एक्ट्स एज अ स्पीकर। इफ द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर also fell vacant, then the governor shall nominated a member temporarily for the post of the purpose, this purpose, ठीक है ना। 181 क्या कहता है, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय भी पीठासीन नहीं होंगे। व्हेन अ मोशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन दे शैल नॉट प्रेसाइड, क्योंकि वो अध्यक्षता नहीं करेंगे और वह उस समय सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं और मत भी दे सकते हैं, है ना। दे शैल नॉट प्रेसाइड एंड मे टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड प्रेजेंट देयर व्यूज एंड वोट। 177 में क्या है, मंत्री तथा महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। द मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड कैन प्रेजेंट देयर व्यूज। लेकिन ध्यान रखना, महाधिवक्ता किसी भी सदन में मत नहीं दे सकता। द एडवोकेट जनरल कांट वोट इन ईदर हाउस। और जो मंत्री होते हैं वो जिस सदन के सदस्य हैं केवल उसी सदन में मत दे सकते हैं। अ मिनिस्टर कैन वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही इज अ मेंबर। तो ये बातें हमें याद रखनी है 177 में। नेक्स्ट 187 राज्य विधानमंडल के सचिवालय का बात करता है, सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। जो कहते हैं कि राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन का एक पृथक सचिवालय होगा, है ना। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज अ सेपरेट सेक्रेटरीट होगा ईच हाउस, ध्यान रखना। और विधानसभा सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है और विधान परिषद सचिवालय सभापति के अधीन होता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट इज अंडर द स्पीकर एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटरीट अंडर द चेयरमैन। इनके कार्य क्या है विधानसभा सचिव के, देखिए विधानसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्मिकों के कार्यों का विभाजन करना, टू डिवाइड द वर्क एमंग द एम्प्लॉई। विधानसभा सचिवालय के बजट प्रस्ताव को सरकार को भेजना, पारित होने पर बजट अनुमान अनुसार व्यय करना। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बिना किसी पक्षपात के परामर्श देना। अध्यक्ष के अनुमोदन से ही सचिव ही राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ जनरल फंक्शंस हैं, कभी कभार इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट कार्यप्रणाली में हम देख लेते हैं, विधानसभा की कार्यवाही में जो प्रथम फर्स्ट आवर होता है 11 से 12, उसको प्रश्नकाल कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो स्टार्ट अनस्टार्ट यानी तारांकिक अतारांकिक और अल्प सूचना। तारांकिक प्रश्न क्या होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। सच क्वेश्चंस आर आंसर्ड ओरली बाय द मिनिस्टर्स। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
प्रश्नों की गृहीता से संबंधित निर्णय लेना अध्यक्ष का एकमात्र विशेषाधिकार है। इट इज द सोल प्रेरोगेटिव्स बोल सकते हैं हम स्पीकर का टू डिसाइड द एडमिशन ऑफ क्वेश्चंस। एक सदस्य द्वारा एक दिन में 2 से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकते। अ मेंबर कैन नॉट आस्क मोर देन 2 स्टार्ट क्वेश्चन इन अ डे। सामान्यतः 5 मिनट से अधिक समय प्रश्न पूछने तथा उसके उत्तर देने में नहीं लगना चाहिए, ताकि प्रश्न काल में कम से कम 12 प्रश्न पूछे जा सकें। ये नॉर्मली सी बात है, याद रखिएगा। इनको हम डिटेल में पार्लियामेंट वाले टॉपिक में करेंगे, क्योंकि फिर दोबारा से हो जाएगा। तो पार्लियामेंट में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे और एज इट इज लागू हो जाते हैं ये विधानसभा में। क्लियर है? तो अभी इनको हम स्किप करते हैं। जैसे अतारांकित प्रश्न है, अनस्टार्ट क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे वहीं पे। इसके अलावा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, फिर जीरो आवर होता है, ये सारी चीजें हमको देखना है। अब कुछ चीजें मैं कंपैरिजन के रूप में देख लेते हैं। जैसे विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। 178 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, तो 182 में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन है। 179 में इनका सीट वैकेंट त्याग पत्र हटाना है, सेम वही यहाँ पर है। 180 में अध्यक्ष पद पर उपाध्यक्ष व अन्य व्यक्ति की शक्ति। 184 में सभापति के पद पर उपसभापति व अन्य व्यक्ति की शक्ति, यानी कंपैरिजन है किस किस में, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके अलावा यहाँ एक और पोस्ट है प्रोटेम स्पीकर की, जो हम पार्लियामेंट में भी पढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधानसभा में राज्यपाल वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। उसी द गवर्नर अपॉइंट्स द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड असेंबली एज द पर्सन ऑफ प्रोटेम स्पीकर। इसको शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं। द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ, और विधानसभा सदस्यों को यह शपथ दिलाता है। इसका काम क्या, ही एडमिनिस्टर ओथ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी यही करता है, प्रोटेम स्पीकर। ही इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 194 में हम विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके विधानमंडल के सदस्यों व विधानमंडल के विशेषाधिकार देखते हैं। तो पहले हम सदस्यों के विशेषाधिकार देख लेते हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर के जो पर्सनल प्रिविलेजेस होते हैं वो क्या। एक तो इनको विधानमंडल में वाक स्वतंत्रता है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच है इनको, मतलब कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। सदन के सत्र के दौरान आरंभ से 40 दिन बाद तथा समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द हाउस ही कैन नॉट बी अरेस्ट इन सिविल केसेस फॉर द 14 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग्स ऑफ द सेशन एंड 14 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशंस। इसके अलावा इस दौरान अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने या गवाही देने के लिए भी इनकार कर सकते हैं। ही कैन रिफ्यूज प्रेजेंट एंड एविडेंस एंड गिव टेस्टिमनी इन कोर्ट्स ड्यूरिंग द सेशन। इसके अलावा जो फौजदारी मामले होते हैं, क्रिमिनल्स, इनमें अध्यक्ष को सूचित करके गिरफ्तार किया सकता है, लेकिन सूचना देना अनिवार्य है। इन क्रिमिनल केसेस अरेस्ट कैन बी मेड आफ्टर इन्फॉर्मिंग द चेयरमैन। सो इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर वो मैंडेटरी है। ये सदस्यों के विशेषाधिकार हैं। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो सदन के विशेषाधिकार क्या क्या हैं। तो अगर मान लो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपनी सदन की रिपोर्ट, वाद विवाद, कार्यवाही आदि के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उसको पब्लिश करें। रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दी पब्लिकेशंस ऑफ रिपोर्ट्स, डिबेट्स, प्रोसीडिंग्स ईटीसी। कार्यवाही में बाहरी व्यक्ति या दर्शकों को निष्कासित भी कर सकते हैं, टू एक्सपेल आउटसाइडर, है ना। विशेष मामलों में गुप्त बैठक कर सकते हैं, जिसमें लाइव प्रसारण, रिकॉर्डिंग, ये सब बंद कर सकते हैं। इन स्पेशल केसेस होल्ड सीक्रेट मीटिंग्स। सदस्यों को बंदी मुक्ति व अपराध सिद्धि के संबंध में सूचना प्राप्त करना। न्यायालय द्वारा सदन में किसी भी सदस्य द्वारा कही गई बात पर कोई कार्यवाही ना करना। द कोर्ट कैन नॉट टेक एनी एक्शन ऑन व्हाट अ मेंबर सेज इन द हाउस। और सदन की कार्यवाही का न्यायालय द्वारा जांच निषेध है। इंक्वायरी इन द इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बाय द कोर्ट इज प्रोहिबिटेड। तो ये सदन के विशेषाधिकार हैं। तो सदस्यों के और सदन के दोनों के विशेषाधिकार देखे। अब जल्दी से हम थोड़ा थोड़ा नजर मार लेते हैं धन विधेयक पर, क्योंकि इनको हम पार्लियामेंट में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे हम समझ रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। तो आपको वहां पर केवल इनको कनेक्ट करना है आर्टिकल के थ्रू। अब पहले मनी बिल 98, 198 में इसकी प्रोसेस है। जैसे आप पढ़ेंगे वहां पे 109, 109 में वहां पर भी प्रोसेस है मनी बिल का पार्लियामेंट में। तो मनी बिल प्रोसीजर क्या है, धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि विधान परिषद में। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद विधान परिषद के बाद सिफारिश हेतु भेजा जाता है। यानी जिन स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, द मनी बिल इज सेंट टू दी पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर रिकमेंडेशन आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब विधान परिषद जो उसके बाद 14 दिन के अंतर्गत विधेयक पर अपनी सिफारिशों को सहित विधानसभा को जो है वापस लौटाना होता है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज टू रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद द रिकमेंडेशंस विद इन 14 डेज। अब ध्यान रखना, जो विधानसभा है वो विधान परिषद की दी गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात स्वीकार अस्वीकार दोनों कर सकती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन गिवन बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज इट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम।
यदि विधान परिषद 14 दिन के भीतर धन विधेयक को नहीं लौटाती है तो धन विधेयक स्वतः पारित माना जाएगा। द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट रिटर्न द मनी बिल विद इन 14 डेज, द मनी बिल विल बी कंसिडर्ड पास्ड। तो बेसिकली विधान परिषद के संदर्भ में बहुत लिमिटेड पावर है धन विधेयक के संबंध में, जैसे कि राज्यसभा की पावर कम होती है लोकसभा से। अब 199 में है डेफिनेशंस, ठीक है ना, परिभाषा। तो परिभाषा में क्या क्या था, कोई भी टैक्स, कोई भी लोन, संचित निधि पर व आकस्मिक निधि से संबंधित व्यय, रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड एंड जो आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे, संचित निधि से धन निकालना, विनियोजन करना, विड्रॉ द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। इसके अलावा संचित निधि पर किसी व्यय को भारत करने की घोषणा, डिक्लेरेशन एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। इसके अलावा लोक लेखा से संबंधित जितने भी रिलेटेड पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, इन सब से संबंधित जो प्रावधान है वे सब धन विधेयक में आते हैं, है ना। इफ देयर इज एनी प्रोविजन रिलेटेड टू द अबव इन द बिल, देन इट विल बी कॉल्ड अ मनी बिल। अब कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, है ना। द स्पीकर विल डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। और धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द गवर्नर। जैसे कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को संसद में रखा जाता था, उसी प्रकार से गवर्नर की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा। अब जो विधानसभा अध्यक्ष है इसको 2 बार प्रमाणित करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल सर्टिफाई ट्वाइस दैट दिस इज अ मनी बिल। पहला, फर्स्ट जब वो विधान परिषद को भेजता है उस समय, वाइल सेंडिंग द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरी बात सेकंड टाइम पे जब राज्यपाल को भेजता है वो, वाइल सेंडिंग इट टू द गवर्नर। अब धन विधेयक को राज्यपाल जो है वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, बट पॉकेट वीटो लगा सकता है और राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल रिकंसिडरेशन बट कैन इम्पोज पॉकेट वीटो एंड कैन सेंड इट टू द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक। अब नोट वाली बात क्या है, संचित निधि से जिन सरकारी सदस्यों को तनख्वाह व भत्ते मिलते हैं उनमें कटौती नहीं कर सकते, बढ़ा जरूर सकते हैं। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नमेंट मेंबर हु रिसीव फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, दोस्तों यहाँ पर कॉन्टिजेंसी नहीं है, कंसोलिडेटेड फंड है ये ना, कैन नॉट बी रिड्यूस बट कैन सर्टेनली बी इंक्रीज्ड, इसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगला आर्टिकल है 207, जिसमें हम वित्त विधेयक फाइनेंस बिल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि दोस्तों मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि हम पार्लियामेंट में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो वित्त विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये सारी बातें हम डिटेल में पार्लियामेंट वाली टॉपिक में करेंगे। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। अब देखिए, बेसिकली फाइनेंस बिल जो है वो 3 टाइप का होता है। एक तो उसमें धन विधेयक आ जाएगा 199, तो यही भी एक वित्त विधेयक होता है। इसके अलावा टाइप ए आता है 207 में, और टाइप बी भी 207 में। टाइप ए क्या है, इसमें किसी विधेयक में धन विधेयक के प्रावधानों के साथ साथ अन्य प्रावधान हो तो वह वित्त विधेयक को प्रभाषित करेगा, अर्थात धन विधेयक प्लस अन्य बातें आ जाएंगी इसमें, है ना। इफ अ बिल कंटेन टू अदर प्रोविजन अलॉन्ग विद द प्रोविजंस ऑफ अ मनी बिल, इट विल बी डिफाइंड एज अ फाइनेंस बिल। एग्जांपल, मनी बिल प्लस अदर मैटर। अब राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा, है ना, प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, केवल विधानसभा में ही, ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली, सामान्य विधेयक की तरह, लाइक नॉर्मल बिल इसको कंसीडर किया जाएगा, और राज्यपाल इस पर अस्वीकार भी कर सकता है और पुनर्विचार के लिए भी लॉ सकता। गवर्नर कैन ऑल्सो रिजेक्ट एंड रिटर्न इट टू रिकंसिडरेशन। लेकिन जो टाइप बी है, इस विधेयक में धन विधेयक से अलग वित्तीय मामले हों तो वह वित्त विधेयक टाइप 2 होता है, अदर देन द मनी बिल। जैसे अन्य वित्तीय बात आती है इसमें, अनर फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं वो आते हैं। इसमें धन विधेयक से कोई समानता नहीं रखता, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है लेकिन गवर्नर की अनुमति के बाद। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस बट आफ्टर द परमिशन ऑफ द गवर्नर। तो ये फाइनेंस बिल है। नेक्स्ट, विनियोग विधेयक 204 में है। अप्रोप्रिएट बिल क्या होता है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बिना किसी विधेयक के पारित हुए बिना ही सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती है, उसको विनियोग विधेयक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, द गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट पासिंग एनी बिल। बिकॉज बजट में प्रत्येक विभाग के द्वारा अनुदान की मांगें प्रस्तुत की जाती हैं, अनुदान की मांगों पर विचार विमर्श करने के बाद इन्हें विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, दैट इज अप्रोप्रिएट बिल। नेक्स्ट, 205 में है अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और मोर ग्रांट। बजट में किसी दी गई मद के लिए आवंटित धन कम पड़ जाता है और धन की आवश्यकता होती है तो इसे राज्यपाल की पूर्व अनुमति से अनुपूरक अनुदान पेश किया जाता है। बेसिकली कह रहे हैं, इफ द फंड्स एलोकेटेड फॉर अ गिवन आइटम इन द बजट फेल शॉर्ट और फंड्स आर रिक्वायर्ड, सो सप्लीमेंट्री ग्रांट इज प्रेजेंटेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। समझ गए हो ना अनुपूरक क्या होता है। अतिरिक्त, ऐसी कोई मद जिसका बजट में उल्लेख नहीं है,
लेकिन बाद में उस मद के लिए धन की आवश्यकता हो तो उसको हम कहते हैं अतिरिक्त अनुदान। इफ देयर इज एन आइटम विच वाज नॉट मेंशन्ड इन द बजट बट लेटर ऑन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट आइटम, सो देन एन एडिशनल ग्रांट इज प्रेजेंटेड। और अधिक अनुदान, यदि कोई वित्तीय वर्ष में संसद द्वारा आवंटित धन से अधिक धन खर्च किया जाए तो अगले वित्त वर्ष में लोक लेखा समिति की पूर्व अनुमति से अधिक अनुदान पेश किया जाता है। इफ मोर मनी इज स्पेंट इन फाइनेंशियल ईयर दैट देन अलोकेटेड बाय पार्लियामेंट, so the when more grants are presented in the next financial year with the prior approval of the public account committee। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है, एडिशनल ग्रांट, मोर ग्रांट और सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब 206 में हम देखेंगे लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। बजट पारित होने में जब 2-3 महीने का समय लगता है, अप्रैल मई के खर्चों के लिए सरकार को लेखानुदान पेश करती है जो बजट का 1/6 होती है। मतलब देखिए, पैसे निकालने हैं लेकिन उसको निकलने में 2-3 महीने लग जाएंगे, इसलिए खर्चों को करने के लिए लेखानुदान के रूप में कुछ हिस्सा सरकार पैसा निकाल लेती है जो बजट का 1/6 होती है, उसको हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। प्रत्यानुदान, यदि सरकार को आकस्मिकता में धन की आवश्यकता पड़े तो सरकार को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, वह प्रत्यानुदान पेश कर सकती है। द गवर्नमेंट नीड्स मनी इन इमरजेंसी, देन देयर इज नो नीड फॉर द गवर्नमेंट टू गिव एनी रीजन, इट कैन ऑफर अ ग्रांट, है ना। और अपवाद अनुदान, ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में उल्लेख नहीं है परंतु सरकार को विशेष रूप से उस सेवा के लिए धनराशि चाहिए तो वो अपवादानुदान कहलाता है। इफ एनी सर्विस इज नॉट मेंशन्ड इन द बजट but the government especially needs funds for that service, then it is introduced as an exceptional grant। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये 206 हुआ। इस प्रकार से हमने विधानसभा, विधान परिषद और इसमें जो चीजें बची हुई हैं उनको हम, ये आपको मैंने चार्ट दिया था, ये पूरा आपको चार्ट पढ़ना है जिसमें सारे आर्टिकल्स मेंशन है। इन आर्टिकल्स को अभी आपको पढ़ के रखना है। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, पार्लियामेंट में इन टॉपिक को हम फिर से चर्चा करेंगे। लाइक धन विधेयक क्या होता है, विधेयकों पर स्वीकृति, विचार के लिए आरक्षित विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, विनियोग विधेयक, अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान हमने पढ़ाई है अभी, लेखानुदान, ऋणानुदान, असाधारण अनुदान क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमको देखना है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं जैसे 209। अब देखिए जैसे इसमें लिखा है ना 210, इस आर्टिकल में आपको याद रखना है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 211 में विधानमंडल पर चर्चा पर प्रतिबंध है। 212 कहता है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न करना। और 213 कहता है विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। इस प्रकार से हम पूरी तरह से अपना विधानमंडल, विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर को हम फिनिश कर चुके हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए दोस्तों, हमने अभी तक स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट फिनिश किया है, देन हमने गवर्नर, गवर्नर के बाद सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने फिनिश किया है, हमने एडवोकेट जनरल को फिनिश किया है। इसके बाद हमने अब जो आपका विधानसभा, विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेचर है, इसको भी आज के लेक्चर में हमने फिनिश किया है। हालांकि ये 2 पार्ट में आया। अब नेक्स्ट पार्ट, चूंकि इस पार्ट में हम क्वेश्चन रखेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम इसका नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसमें सीएम से लेके और स्टेट लेजिस्लेचर तक सारे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद हम हाई कोर्ट पर मूव करेंगे। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा पूरा पॉलिटी का। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 2 जो कि कंप्लीट होता है। उम्मीद है इस क्लास से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा फास्ट रहा है क्योंकि इसको हम पार्लियामेंट में दोबारा से रिकॉल करेंगे तो यहाँ पर उतना समय देना मैं व्यर्थ समझता हूँ, इसलिए मैंने आपको आर्टिकल्स और कॉन्सेप्ट और की पॉइंट यहाँ पे आपको दे दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे यूजफुल लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि स्टेट लेजिस्लेचर में आपको कोई अगर कमी लगी हो तो उसके बारे में आप सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी के कौन से टॉपिक्स आप जल्दी चाहते हैं या कोई अदर सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।